सो हेलो एवरीवन, सबको वेलकम है इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं उस क्वेश्चंस का आंसर्स डिस्कशन करने जा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में, स्कूल के एग्जाम में एमसीक्यूज में आया था, मैथ्स के एग्जाम। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो एमसीक्यू का जो पहला क्वेश्चन है वो था, अ डीलर इन कटक sold a refrigerator to a consumer in Balasore for rupees 30,000. Then the rate of GST is, तो हमें मांग रहा है जीएसटी का रेट। हमको गिवन क्या है? अच्छा, एक फॉर्मूला रिकॉल करते हैं कि जो सीजीएसटी है, सीजीएसटी इज ऑलवेज हाफ ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी जितना भी रहेगा सीजीएसटी उसका हाफ रहेगा। तो इससे मालूम चल रहा है कि जो जीएसटी है दैट इज 2 टाइम्स सीजीएसटी। ओके, और यहाँ पर देखा जाए तो सीजीएसटी कितना है? सीजीएसटी इज रुपीज 1500, दैट मीन्स जीएसटी विल बी 2 टाइम्स 1500 एंड दैट इज रुपीज 3000। सो दिस इज द जीएसटी, ये जीएसटी है, बट वी नीड टू फाइंड परसेंट जीएसटी रेट ऑफ जीएसटी और परसेंटेज ऑफ जीएसटी। सो जीएसटी परसेंट और रेट ऑफ जीएसटी इज कितना जीएसटी आप पे कर रहे हो, जीएसटी अपॉन द कॉस्ट प्राइस, रेफ्रिजरेटर को या कोई आइटम को खरीद रहा है, दैट इज द कॉस्ट प्राइस एंड इनटू 100%। सो व्हाट इज द जीएसटी? 3000, कॉस्ट प्राइस इज 30,000 इनटू 100%। क्लियरली ये और ये कैंसिल होता है, 3 10 30 एंड ये 10 10 100, so 10% will be the answer. So what is the rate of GST? It is 10%. So I hope it is clear. ये चीज़ मैंने पहले भी एक वीडियो में डिस्कशन किया था, कुछ सिमिलर क्वेश्चन है। ओके, I hope all of you understood. Now move to next question. So इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है? If a person deposits rupees 800 per month for 1.5 years in his recurring deposit account at 10% per annum, then the total money deposited, बस उससे पूछ रहा है कि उस पर्सन ने कितना डिपॉजिट किया अकाउंट में। अब देखो, एक मंथ में अगर 800 डिपॉजिट कर रहा है तो 1.5 मंथ, 1.5 ईयर मतलब कितना मंथ? 12 प्लस 6, 1 मतलब 12 मंथ्स एंड हाफ ईयर मतलब 6 मंथ्स एंड दैट इज 18 मंथ्स। तो आपका यही क्वेश्चन है कि अगर एक मंथ में 800 रुपीज डिपॉजिट हो रहा है तो 18 मंथ्स में कितने डिपॉजिट होंगे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सो टोटल मनी डिपॉजिटेड, दैट monthly deposit into number of months, and this is nothing but rupees 14400. So this will be the correct answer. ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक मंथ में रुपीज 800 तो 18 मंथ्स में कितना? बस मंथ्स के जगह उन्होंने ईयर में कन्वर्ट कर रखा है, तो आपको इसको मंथ में कन्वर्ट करना है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में सलमान परचेजेस सम शेयर्स ऑफ ₹50 ऑफ ए कंपनी पेइंग 15% डिविडेंड एट ₹60। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है? ये जो ₹50 है ये शेयर का, हर एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू है या फेस वैल्यू है, और ये ₹60 क्या है? ये मार्केट वैल्यू है। सलमान ने इस मार्केट वैल्यू के रेट में उन शेयर्स को खरीदा। कितने परसेंट के डिविडेंड पे? 15% के डिविडेंड पे। इफ हिज एनुअल इनकम इज 3000 देन हिज इन्वेस्टमेंट इज, ओके, हमें यहाँ पर एनुअल इनकम जिसको हम डिविडेंड भी बोलते हैं, तो डिविडेंड या एनुअल इनकम का वैल्यू हमको दे रखा है और हमें इसका इन्वेस्टमेंट ढूंढना है, कितने अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया है इन शेयर्स को खरीदने के लिए। अब देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट का एक फॉर्मूला है, दैट इज मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। किस रेट से आपने शेयर्स खरीदे और कितने शेयर्स खरीदे, दैट विल बी द इन्वेस्टमेंट। अभी हमको मार्केट वैल्यू तो पता है, जो नहीं पता है वह है नंबर ऑफ शेयर्स। एक फॉर्मूला को रिकॉल करते हैं। फॉर्मूला क्या है? डिविडेंड और एनुअल इनकम, नंबर ऑफ शेयर्स बॉट, या जितने शेयर्स के ऊपर आपको डिविडेंड मिल रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स बॉट या नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर
इनटू द रेट ऑफ डिविडेंड, या डिविडेंड परसेंट आप कुछ भी लिख सकते हो, रेट ऑफ डिविडेंड। ओके, हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पता, लेकिन हमको इतना तो पता है कि ये जो डिविडेंड है, ये एनुअल इनकम है, वो कितना है, दैट इज ₹3000। नंबर ऑफ शेयर्स मान लेते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स n है, into nominal value is ₹50, so ₹50 into rate of dividend that is 15%, तो हम उसको लिखते हैं 15/100। now just solve it and we'll get the value of n। 50 to the 100, so this implies n will become 3000 into 2 upon 15, again 15 to the 30, 0, so n becomes 400। मतलब कितने शेयर्स उसने खरीदे, 400 शेयर्स उसने खरीदे। अब इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट इज मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। मार्केट वैल्यू इज ₹60, नंबर ऑफ शेयर इज 400, सो दिस बिकम्स 24,000। तो उसने 24,000 इन्वेस्ट किए थे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If on dividing 2x cube plus 6x square minus 2k minus 7x plus 5, इस पूरा पोलिनोमियल को जब मैं x plus 3 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आता है k minus 1, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट को रिकॉल करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट कहता है, कॉन्सेप्ट है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या है ये रिमाइंडर थ्योरम, देखो, इफ fx, मान लेते हैं fx कोई भी एक पोलिनोमियल है इन वन वेरिएबल, इफ fx इज डिवाइडेड बाय लेट्स से gx एंड gx इज सम ax प्लस b, मतलब ये जो gx है वो लीनियर है, ax प्लस b वेयर a and b आर रियल नंबर्स, देन द रिमाइंडर इज, तो रिमाइंडर क्या हो, देन द रिमाइंडर इज, क्या होगा रिमाइंडर, f ऑफ माइनस बी अपॉन ए। ये माइनस बी अपॉन ए कैसे मिला, ये जो ax प्लस बी है, इसके दो ट्रिक है, या तो आप ax प्लस बी को इक्वल टू 0 करो और वहां से x का वैल्यू निकालो, या फिर आप इसको ऐसे लिखो a इंटू एक्स माइनस ऑफ माइनस बी बाई ए, और यहाँ जो x माइनस ऑफ समथिंग है उसी चीज को हम fx में x के जगह रिप्लेस करते हैं। तो रिमाइंडर क्या है, f ऑफ माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पर जो gx है, यहाँ पर जो gx है दैट इज x प्लस 3, और जो fx है वो क्या है, 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2k माइनस 7 होल इंटू x प्लस 5। अब इस चीज को मैं लिख सकता हूँ x माइनस ऑफ माइनस 3, ठीक है, x माइनस ऑफ माइनस 3। तो यहाँ से क्या आएगा, ये जो अल्फा यहाँ पर x माइनस समथिंग, ये जो -3 है, हमें बस x के जगह इस -3 को रिप्लेस करना पड़ेगा, दैट मीन्स द रिमाइंडर is f of -3, and what is it, 2 of -3 का क्यूब प्लस 6 of -3 का स्क्वायर। ओके, हमें x की जगह -3 सब्स्टिट्यूट करना है, -2k -7 होल इंटू -3 एंड प्लस 5। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो रिमाइंडर है वो कितना है, k -1, दैट मीन्स f of -3 must be equal to k -1 according to remainder theorem। ओके, तो यहाँ से -3 का क्यूब मतलब -27, 2 ज़ा -54 प्लस 9 6 ज़ा 54 अगेन, माइनस 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 प्लस 3 इंटू 2 6k माइनस 21 एंड प्लस 5, तो ये और ये तो कैंसिल हो गए, k minus 1 equals to 6k minus
16। और यू कैन से दैट हम अभी क्या करते हैं, वेरिएबल्स को एक साइड और कॉन्स्टेंट्स को एक साइड लेके जाते हैं। तो k माइनस 6k इक्वल्स टू माइनस 16 प्लस 1। सो दिस इज माइनस 5k एंड दिस इज माइनस 15। तो यहाँ से k का जो वैल्यू है वो आएगा 3। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? द वैल्यू ऑफ k is 3. Okay, so I hope you got it. Let's move to the next question. अब इस क्वेश्चन में if 5 minus 4x is less than or equal to 2 minus 3x, तो ये एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, लीनियर इनइक्वेशन का। देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, x का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। 5 माइनस 4x लेस देन इक्वल टू 2 माइनस 3x। ठीक है, पहला प्रोसीजर है कि जो लाइक टर्म्स है, मतलब आप देख सकते हो कि माइनस 4x और माइनस 3x लाइक टर्म्स है, तो उनको एक साइड लेके जाएंगे और कॉन्स्टेंट्स को एक साइड लेके जाएंगे। दैट मीन्स माइनस 4x, ये माइनस 3 इधर आ जाएगा तो प्लस 3x लेस देन इक्वल टू 2, और इस 5 को हम उधर भेजेंगे तो माइनस 5। हमने इस माइनस 3 को इधर लाया और इस 5 को उधर भेजा। ठीक है, एंड दिस बिकम्स x माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस 3। नाउ सी, अगर हमको x चाहिए तो हमें पूरे इन इक्वेशन में एक नेगेटिव 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब रूल क्या कहता है कि अगर एक इन इक्वेशन में हम नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। ओके, व्हेन अ नेगेटिव नंबर इज मल्टीप्लाइड और divided throughout the linear inequation, its sign changes। साइन का मतलब लेसर देन है तो ग्रेटर देन बनेगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन बनेगा। इट्स साइन चेंजेस। ओके, दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव मल्टीप्लाई करता हूँ तो x विल बिकम ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अब यहाँ से क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, अगेन x इज एन होल नंबर, x जो है वो होल नंबर है और हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू। अब देखा जाए तो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक दिख रहा है मुझे। यहाँ पर x 3 या 3 से बड़ा है, मतलब x के जो सॉल्यूशन सेट है, इस क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन सेट है वो 3, 4, 5 एंड सो ऑन। क्योंकि x होल नंबर है तो हम इंटीजर्स या पॉजिटिव नंबर्स को ही कंसिडर करेंगे। अब हमें यहाँ पर पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ कहाँ कहाँ ख़त्म होता है हमको ये नहीं पता। लेकिन अगर इस मैक्सिमम वैल्यू की जगह इसने मिनिमम वैल्यू पूछा होता, अगर मैक्सिमम वैल्यू की जगह इसने मिनिमम वैल्यू पूछा होता तो ये x का मिनिमम वैल्यू होता, क्योंकि x यहीं से स्टार्ट हो रहा है और हमारा आंसर 3 होता। ओके ओके, सो अगर ये मिनिमम होता तो x का वैल्यू 3 होता, बट क्योंकि ये मैक्सिमम बोला है तो यहाँ पर क्वेश्चन गलत होने का चांस है। ठीक है, तो अगर आप अटेम्प्ट किए हो यू आर गोइंग टू गेट अ ग्रेस मार्क। अदरवाइज अगर ये मिनिमम होता, दिस शुड बी मिनिमम, और ये आंसर 3 होता। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द थर्ड प्रोपोर्शन टू 6 होल 1/4 एंड 5 इज। अब देखो थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है, थर्ड प्रोपोर्शन एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। if a is to b double is to b is to c, then this c is third proportion to a and b। ठीक है, तो अगर ये ऐसा चीज होता है, अगर ऐसा कंडीशन मिलते हैं तो c को हम ab का थर्ड प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो हमको a का वैल्यू पता है, b का वैल्यू पता है। a क्या है 25/4, b क्या है 5। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c। क्योंकि थर्ड प्रोपोर्शन में तो हम लिख सकते हैं 25/4 25/4 is to 5
5 लेट से द थर्ड प्रोपोर्शन इज सी। अब हम इसको फ्रैक्शन में या इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 25/4/5 इक्वल्स टू 5/c, या हम इसको मल्टीप्लाई कर ले 25/4 इंटू सी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एंड 5 इंटू 5 25। तो c आ जाएगा 25 इंटू 4/25, 25 एंड 25 गॉट कैंसल्ड, c का वैल्यू आ जाएगा 4। ठीक है, देन व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शन? द थर्ड प्रोपोर्शन इज 4। ओके, so now let's move to the next question. Now this question is based upon matrix। ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है और सॉल्विंग इक्वेशन, मैट्रिक्स का इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं उन्हीं के ऊपर है। यहाँ पर हमको एक मैट्रिक्स दे रखा है और एक इक्वेशन दे रखा है, और इसी इक्वेशन से हमें p का जो वैल्यू है वो इवैल्यूएट करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। a, what is a? a is 2 -2 -2 and 2 again। देन व्हाट इज ए स्क्वायर? ए स्क्वायर हो जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक है, 2 -2 -2 2 2 -2 -2 2। अब यहाँ पर हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट जरा समझना है। बहुत सिंपल है। इफ ए बी सी डी एक मैट्रिक्स है और यहाँ पर मेरे पास एक दूसरा मैट्रिक्स है, लेट्स से पी क्यू आर एस। तो अगर मैं इनका प्रोडक्ट निकालूंगा तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर इन दोनों के ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे इसका ऑर्डर है 2/2 और इसका ऑर्डर भी है 2/2, तो इसका नंबर ऑफ रोज और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इस रिजल्टेंट मैट्रिक्स के ऑर्डर होंगे। ठीक है, तो इसका भी ऑर्डर हो जाएगा 2/2, मतलब इसमें भी 2 रोज मिलेंगे और 2 कॉलम्स मिलेंगे। अब ये प्रोडक्ट होते कैसे हैं? हमें पहले रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, और ये होते कैसे हैं? फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो, प्लस सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो। जैसे a इंटू पी ए पी, प्लस b इंटू आर बी आर। सिमिलरली अभी सेकंड एलिमेंट को जानने के लिए हम इस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये बन जाएगा a क्यूब प्लस बी एस। अगेन अगर मुझे ये एलिमेंट चाहिए तो ये है रो 2 एंड कॉलम 1, तो मुझे रो 2 को कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा सी पी प्लस डी आर। एंड सिमिलरली दिस इज रो 2 एंड कॉलम 2, तो रो 2 को कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो सी क्यू प्लस डी एस। ओके, सो दिस इज द प्रोडक्ट। ऐसे ही हम निकालते हैं दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर 2/2। अब वही ऑपरेशन हमें यहाँ परफॉर्म करना है। okay, so 2 into 2 4, -2 into -2 +4। okay, again 2 into -2 -4, -2 into 2 -4, -2 into 2 -4, 2 into -2 -4, -2 into 2 4, 2 into 2 4। so this is a square। 4 plus 4 8, -8 -8 and 8। so this is a square। अब इक्वेशन क्या कहता है? इक्वेशन कहता है कि ए स्क्वायर इज पी टाइम्स ए। ओके, ए स्क्वायर इज पी टाइम्स ए। व्हाट इज ए स्क्वायर? 8 -8 -8 एंड 8 एंड दिस इज p। हम क्या करेंगे, p को a के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब p एक स्केलर वैल्यू है। अब स्केलर वैल्यू के साथ स्केलर वैल्यू को मैट्रिक्स के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? स्केलर वैल्यू को हर एलिमेंट, मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2p -2p -2p एंड 2p। अब दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं? जब उनका ऑर्डर सेम होता है, यहाँ पर दोनों का ऑर्डर सेम है, और जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं या इक्वल होते हैं, मतलब इसके फर्स्ट एलिमेंट a11 इसके फर्स्ट एलिमेंट b11 के साथ इक्वल हो। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये इसके साथ इक्वल होगा, ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ इक्वल। तो चाहे कोई भी एलिमेंट को हम इक्वेट करें, 8 इक्वल टू 2p आएगा और p का वैल्यू आ जाएगा 4। ठीक है, तो द आंसर विल बी 4। आई होप आपको समझ आया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी? ये हमारे पास एक एपी गिवन है 9 17, बोल भी रखा है कि एपी है,
तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो 9 है, जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म एंड दैट इज 8। हमें सम गिवन है, ये जो है हमें पूछा कि कितने टर्म्स को ऐड करने से कितना सम मिलेगा। ओके, अब एसएन का फॉर्मूला क्या है फॉर एन एपी? इट इज n by 2 times a, that is first term, plus n minus 1 into d is the common difference। अब Sn का वैल्यू दे रखा है 636, n का वैल्यू नहीं पता है, वही तो हमको ढूंढना है, नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स मिलके 636 का सम बनाते हैं। ओके, 2a, a क्या है 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है 8। सो दिस इज 636 equals to n by 2, 18 plus 8n minus 8, and इस n minus 1 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया n by 2 times 18 minus 8 that is 10 plus 8n। अब हम 2 को उधर भेजते हैं तो 636, या कहे तो हम इस 2 को डिवाइड ही कर ले ताकि थोड़ा इजी हो जाए, दैट इज इस हाफ को अंदर भेजेंगे तो n टाइम्स 5, 10 by 2 5 एंड 8 by 2 4, तो प्लस 4n। अब जरा से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 636 इक्वल्स टू 5n प्लस 4n स्क्वायर। ओके, सो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इन n 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। अब हमें इसके रूट्स निकालने हैं। ओके, अब रूट्स कैसे निकालते हैं इसके, या तो आप श्रीधराचार्य का फॉर्मूला यूज कर लो, या आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करो। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्या होता है, आप a और c को फैक्टराइज करो, 4 को आप फैक्टराइज करोगे आपको मिलेगा 2 इंटू 2, 636 को भी फैक्टराइज करो, तो जैसे आप इसको फैक्टराइज करते हो 2 3 18 2 1 5 9, now this is not divisible by 2 but it is divisible by 3, so 3 5s are 3 3s are and this is 53, 53 is a प्राइम नंबर। अभी मुझे 53 और इन बाकी को यूज करके 5 लाना है। ओके, अगर आप गौर से देखो, so 2 into 2 4 4 4 the 16 16 3 the 48, मतलब these two and these three combined makes 48 and this is 53 and we know that 53 minus 48 is 5। so मतलब अगर हम इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो ये होना चाहिए 53n minus 48n minus 636 equals to 0। ओके, मतलब हमें पहले सारे ए और सी को फैक्टराइज करना होता है, फिर जो भी वैल्यूज मिलते हैं, जो भी फैक्टर्स मिलते हैं, उनको कंबाइन करके दो नंबर्स ऐसे बनाने पड़ते हैं कि उनका सम या डिफरेंस ये मिडिल टर्म का वैल्यू आ जाए। और अगर हमें वो दो नंबर्स मिल जाते हैं तो बस उस मिडिल टर्म को उस दोनों के फॉर्म में लिख दो, या इधर ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके। सो पहले नंबर से तो बस n ही कॉमन है पहले दो टर्म से, सो बच गया 4n प्लस 53। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 16 कॉमन आएगा, 16 नहीं सॉरी 12 कॉमन आ सकता है, हाँ 12, यहाँ से 12 कॉमन आएगा एंड दिस इज 4n माइनस 53 equals to 0 and that means n minus 12 into 4n plus 53 equals to 0 and that is n equals to 12, क्योंकि यहाँ एक और वैल्यू आने वाला है n equals to minus 53/4, बट हमको देखो नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, ना तो नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव होते हैं ना ही वो फ्रैक्शन होते हैं, तो ये तो यूज हो ही नहीं सकता, द ओनली आंसर इज n equals to 12। अब देखो इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए भी कोई भी इसका आंसर बता सकता था, कैसे? पहले क्वेश्चन को पढ़ो, हमें पूछा है हाउ मेनी टर्म्स, ठीक है कितने टर्म्स। अब ये जो हाउ मेनी टर्म्स है ये नंबर्स है, पॉजिटिव नंबर्स, कितने टर्म्स 1 2 3 4 ऐसे ही होगा, कितने बच्चे हैं क्लास में, नेगेटिव बच्चे थोड़ी होंगे, फ्रैक्शनल बच्चे थोड़ी होंगे, ठीक है, ये एक टोटल होल नंबर्स है।
अब इन चारों ऑप्शन में ये फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, ये नेगेटिव है, कौन बच गया 12। दिस इज द आंसर। मतलब बिना कैलकुलेशन के आपको ये आंसर निकालना था। जस्ट एन ऑब्जर्वेशन कि इसने नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है, विदाउट एनी कैलकुलेशन वी कुड हैव सॉल्व इट। ओके, फिर भी मैंने आपको प्रोसीजर बताया है ताकि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,5 एंड k,3 is 2, देन द वैल्यू। अच्छा, एक लाइन है जो दो पॉइंट से पास कर रहा है, एक पॉइंट है 2,5 और दूसरा पॉइंट है k,3, और हमें बोल रहा है कि इसका जो स्लोप है। अब स्लोप का फॉर्मूला को जरा रिकॉल करते हैं। स्लोप ऑफ ए लाइन, इफ द लाइन इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स x1 y1, अगर एक लाइन है और वो दो पॉइंट से पास कर रहा है, एक पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2, तो इस लाइन का स्लोप क्या बन जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बस यही फॉर्मूला है स्लोप का, और इसी फॉर्मूला को यूज करके हमें यहाँ पर k का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, और यहाँ पर स्लोप का वैल्यू दे रखा है। जस्ट पुट द वैल्यू। स्लोप का वैल्यू 2 है, y2 का वैल्यू 3 है, y1 का वैल्यू 5 है, x2 का वैल्यू k है, x1 का वैल्यू 2 है। अब जो सॉल्व इट, 2 into k minus 2 equals to 5 minus 3, that is minus 2, k minus 2 is minus 1, k is minus 2, उधर जाएगा तो plus 2 minus 1, this implies k is 1। तो स्लोप 2 है, k का वैल्यू 1। ओके, now let's move to the next question। इन द गिवन फिगर, यहाँ पर आप एक फिगर देख पा रहे हो, ये एंगल है, सॉरी दिस इज एंगल। एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल BCD। ACD, ये जो एंगल है, दिस इज इक्वल टू एंगल BCD। मतलब CD क्या बन गया, इसका मतलब क्या है, CD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। अब इसको देखते ही एक थियोरम तो याद आता ही है, जिसको कभी कभी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बोला जाता है। क्या कहता है कि अगर एक एंगल बाइसेक्टर किसी एंगल को बाइसेक्ट करता है, तो वो उस ट्रायंगल के जो साइड्स है, AC, BC, AD और BD, उनको कुछ इस तरीके से इस रेशियो में तोड़ता है, लाइक AC अपॉन BC। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि AC अपॉन AD इज इक्वल टू BC अपॉन BD। अभी देखो, अगर ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है, तो इसके इस साइड वाले, इस एंगल बाइसेक्टर्स के लेफ्ट, जो भी साइड, लेफ्ट में जितने भी साइड है उनका रेशियो मस्ट बी इक्वल टू इस एंगल बाइसेक्टर के राइट में जो भी साइड है उनका रेशियो। दैट मीन्स AC अपॉन AD इज इक्वल टू BC अपॉन AD। ठीक है, अब हमें यहाँ पर AC का वैल्यू दे रखा है, AD का वैल्यू नहीं पता है, BC का वैल्यू दे रखा है, BD का वैल्यू नहीं पता है। हमें पूछ रहा है AD अपॉन BD। इस AD को हम उधर भेज सकते हैं, लाइक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 12 अपॉन 6 इज AD अपॉन BD। ये डिवाइड हो गया, तो AD अपॉन BD इज 2/1, तो रेशियो कितना आ गया, 2:1। ठीक है, इट इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ दिस रेशियो इक्वल्स टू दिस एंड दिस, देन ईच रेशियो, तो हर एक रेशियो किसके बराबर होगा। अब ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आपको रिकॉल करूं, इफ A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D इज इक्वल टू E अपॉन F, और ये सब K के बराबर है, तो वी कैन से दैट देन जो न्यूमरेटर्स का सम है A प्लस C प्लस E, दैट मस्ट बी इक्वल टू A प्लस C प्लस E अपॉन B प्लस D प्लस F। न्यूमरेटर का सम अपॉन डिनोमिनेटर का सम भी उसी K के बराबर होगा। तो अगर आप इनके न्यूमरेटर्स को ऐड करोगे, B प्लस C माइनस A प्लस C प्लस A माइनस B प्लस A प्लस B माइनस C, और इनके डिनोमिनेटर्स को ऐड करोगे, y प्लस जेड माइनस एक्स प्लस जेड प्लस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड। तो ये क्या आना चाहिए,
एक माइनस ए और एक प्लस ए कैंसिल, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, सी एंड प्लस सी कैंसिल, बच गया ए प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, माइनस जेड प्लस जेड कैंसिल। रह क्या गया, ऊपर रह गया ए प्लस बी प्लस सी, नीचे रह गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो हमारा आंसर ये है थर्ड बिट। ठीक है, ये इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड था। सिमिलर क्वेश्चन मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ दिस टू लाइंस आर पैरेलल देन द वैल्यू ऑफ k इज। अब देखो, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एक लाइन है और दूसरा लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो L1 इज पैरेलल टू L2 कब, if A1 by A2 is equal to B1 by B2। तो यहाँ पर A1 कौन है 2, A2 कौन है K, B1 कौन है 3, B2 कौन है -6। तो 2 by K इक्वल्स टू 3 by -6। तो यहाँ से K का वैल्यू सॉल्व करो। K का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 इंटू -6/3, K इज -4। ओके, हमको बस ये कॉन्सेप्ट ही यूज़ करना है। अगर दो लाइन पैरेलल है तो ये चीज़ होना चाहिए, मतलब उनके x और y के कोफिशिएंट जो है वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। the sum of first 5 multiples of 3। ये वैसे तो बहुत इजी है। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15, यही है फर्स्ट 5 पॉजिटिव मल्टीपल्स बोलना चाहिए था, पर ठीक है। अब इनको ऐड करना है। देखा जाए तो ये एपी में है क्योंकि हर टर्म का जो डिफरेंस है, हर दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 3 है। पहला टर्म आपको पता है, लास्ट टर्म आपको पता है, आपको नंबर ऑफ टर्म्स भी पता है, आपको ये भी पता है कि एपी है। तो हम एस एन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, n/2 a प्लस एल, जहाँ पर हमको लास्ट टर्म पता हो 5, क्योंकि 5 टर्म्स है। फर्स्ट टर्म है 3, लास्ट टर्म है 15, 15 प्लस 3 18, 5/2 इंटू 18, 2 9 जा 9 5 जा 45। तो सम कितना है 45। ओके, बहुत सिंपल है। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अच्छा इसके कितने रूट्स है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, यू कैन इग्नोर इट। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके कितने रूट्स है। अब देखो ऑप्शंस को देखा जाए तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स, तो ये सब कैसे डिटरमाइन होता है, अगर हमको b² - 4ac मतलब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, ये जो चीज़ है ये है डिस्क्रिमिनेंट। तो अगर हमको इसके डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू पता होगा तो वही हम डिसाइड कर पाएंगे कि इसके रूट्स कैसे हैं। अब b कितना यहाँ पर -√5, तो -√5 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू 1 है। -√5 का स्क्वायर 5 -8 दैट इज -3, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो लेस देन 0 है। और क्योंकि ये लेस देन 0 है, हमने पढ़ा है कि इफ अगर d ग्रेटर देन 0 है तो 2 रियल रूट्स मिलेंगे आपको, 2 रियल रूट्स। अगर d इक्वल टू 0 है, 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। फर्स्ट केस में इक्वल नहीं होंगे, ओके, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स and 2 real and equal roots in the case d is 0, and if the discriminant is less than 0 मतलब नेगेटिव, नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेंगे हमको। तो काफ़ी सिंपल है, जस्ट आपको निकालना है b² - 4ac का वैल्यू, उसके ऊपर डिसाइड करना है। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्व द सीक्वेंस, इस सीक्वेंस को ऑब्जर्व करो, 3 8 13। तो देखा जाए तो ये एपी है, जीपी में बिल्कुल नहीं है। 8/3 एंड 13/8 कुछ अलग अलग रेशियोज के वैल्यू दे रहे हैं, फ्रैक्शनल डेसिमल वैल्यू दे रहे हैं। क्या हम इनका डिफरेंस देखें, देखो ये 5 का डिफरेंस है और ये भी 5 का डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस इक्वल है, दैट मीन्स दिस इज एन एपी।
ये AP है, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 3, कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 5, कॉमन डिफरेंस इज 5, ओके। तो जो सेकंड बोला है इट्स फर्स्ट टर्म इज 3 एंड कॉमन डिफरेंस इज -3, ये गलत है, रीजन तो गलत है। देखना है कि क्या 79 इसका कोई टर्म है। अब मान लेते हैं कि 79 इसका nth टर्म है, दैट इज an। n का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर an का वैल्यू हम 79 कंसिडर कर सकते हैं, a का वैल्यू 3 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू 5 है। 79 जैसे ही उधर जाता है माइनस हो जाता है, 3 उधर जैसे ही जाता है नेगेटिव हो जाता है, दैट इज 79 माइनस 3 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 5। 79 minus 3 is 76 equals to n minus 1 into 5, that means n minus 1 equals to 76 upon 5। और अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, दैट इज 15.2। बट क्या नंबर ऑफ टर्म्स फ्रैक्शनल वैल्यू या डेसिमल वैल्यू हो सकता है, ये इम्पॉसिबल। तो एसर्शन भी गलत है, बोथ आर फॉल्स, ना रीजन सही है ना ही एसर्शन सही, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे सॉल्यूशन समझ आए। अगर फिर भी आपको ये सॉल्यूशन समझ नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हो और डाउट्स अपने क्लियर या पूछ सकते हैं।